हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे धनी प्रांत, सबसे रिच स्टेट बंगाल के दुर्भाग्य की कहानी। बंगाल जो भारत का सबसे अमीर, सबसे धनी प्रांत हुआ करता था, जो धन संपदा से बिल्कुल भरा हुआ था, इसकी जो लूट खसोट थी वो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से शुरू की और यही भारत का सबसे बदकिस्मत राज्य साबित होता है। और इसी पर कब्जे से अंग्रेज़ों ने भारत विजय की शुरुआत की, यानी बंगाल ही वो स्टेट था जहाँ पर अंग्रेज़ों का जब कब्जा हुआ। इसी से माना गया कि भारत अब अंग्रेज़ों के गुलाम होने वाला है, क्योंकि बंगाल ही सबसे मजबूत स्थिति में था और बंगाल से जो पैसा मिला अंग्रेज़ों को, इतना भारी मात्रा में धन दौलत मिला था कि उसके बाद अंग्रेज़ों को कभी भारत में पैसे की कमी नहीं। तो एक तरीके से बंगाल में ही कहा जाता है कि भारत की सत्ता की चाबी छुपी हुई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने खोजा। अब कैसे खोजा, क्या क्या हुआ, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि जब सबसे पहले ब्रिटिश, सबसे पहले अंग्रेज बंगाल में आते हैं और अंग्रेज़ों की जो पहली कोठी बंगाल में इस्टेब्लिश होती है, इनकी जो पहली बिल्डिंग बनी थी 1651 में, और 1651 में बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी बनाई। और उस समय जो बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा औरंगजेब का भाई था और शाहजहां ने उसको बंगाल का सूबेदार बनाया था। तो शाह शुजा ने ही पहली कोठी बनाने की और अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की परमिशन दे दी। उसी साल 1651 में ही इसी राजघराने की जो मुगल रॉयल फैमिली थी, मुगल रॉयल फैमिली की एक महिला की तबीयत खराब हुई थी। तो अंग्रेज़ डॉक्टर था डॉक्टर बॉटन, तो डॉक्टर बॉटन ने उसका इलाज किया था सक्सेसफुली। इस वजह से मुगल बहुत ज़्यादा खुश हुए इन अंग्रेज़ों से। इन अंग्रेज़ों को 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल और बिहार और उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री में व्यापार करने की परमिशन दे दी कि मात्र 3000 रुपये टैक्स के बदले में। केवल उसने उस महिला का इलाज किया, इस बात से खुश हो गए मुगल। इसके बाद 1698 में जो अजीम उस शान था 1698, उसने कंपनी को 3 गांव की जमींदारी प्रदान की, जिसमें पहला था सूतानती प्लस कालिकाता प्लस गोविंदपुर। ये जो 3 गांव थे, सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर, इसकी जमींदारी कंपनी को मिली और यही संयुक्त रूप से कहलाया क्या, कलकत्ता। तो जो कलकत्ता बना, कलकत्ता की जो शुरुआत थी वो इन्हीं 3 गांव से हुई थी, सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर से हुई थी, जो 1698 में अजीम उस शान ने इनको दिए थे 3 गांव। और यही जो जमींदारी मिली, इसी का नाम अंग्रेज़ों ने रखा कलकत्ता। कलकत्ता जो बंगाल था, अभी कलकत्ता की स्थापना हुई थी। हालांकि बंगाल जो रियासत थी अभी भी मुगलों के अधीन हुआ करती थी और औरंगजेब के समय सन 1700 में, या 1700 में औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शीद कुली खां। तो औरंगजेब ने सन 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो जब बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को बनाया, इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। जब औरंगजेब की मौत होती है तो मुगलों का कंट्रोल थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। मुर्शीद कुली खां लगभग स्वतंत्रता से एक नवाब की हैसियत से वो शासन कर रहा था। मुगलों का नियंत्रण था जरूर, लेकिन वो केवल नाम मात्र का, क्योंकि दिल्ली में उधर सत्ता का संघर्ष चल रहा था औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में। फिर उसके बाद मुगलों के पास उतनी ताकत बची नहीं कि बंगाल को वो लोग कंट्रोल कर पाते। अब यही जो मुर्शीद कुली खां था, इसने शासन किया, सन 1700 से शासन करना शुरू किया। जो फारूक शेर का समय आया, फारूक शेर के समय से ये बिल्कुल स्वतंत्र शासक के भांति अपना व्यवहार करने लगा था और 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब के रूप में इसने शासन किया। इसने सबसे पहला काम जो किया था, बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका से इसने शिफ्ट कर दी थी मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद इसने राजधानी कर दी थी मुर्शीद कुली खां ने। और ये बहुत योग्य शासक था। इसने क्या किया था कि बंगाल में जो रेवेन्यू के लिए, अपने राजस्व को स्थापित करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। जो इजारेदारी व्यवस्था होती थी तो इसमें ठेके का मतलब है कि बोली लगती थी, ठेके पर ये लोग टैक्स वसूलने का काम किया करते थे। इसी को इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो इजारेदारी व्यवस्था बंगाल में इसे मुर्शीद कुली खां ने शुरू की थी। इस मुर्शीद कुली खां की जब 1727 में मौत होती है तो इसका कोई बेटा नहीं था और इसकी जगह इसका दामाद शासक अगला बंगाल का नवाब बनता है शुजाउद्दीन। तो जो शुजाउद्दीन था वो एग्जैक्टली इसका बेटा नहीं था, इसका दामाद था।
और शुजाउद्दीन ने जो शासन किया 1727 से 1739 तक, ठीक। तो शुजाउद्दीन जो था, इस शुजाउद्दीन के समय तक बिहार, उड़ीसा उस समय बंगाल के हिस्से में आता था। इस शुजाउद्दीन के समय तक 1731 में अब बिहार भी बंगाल में शामिल हो गया था। यानी ये बंगाल का कलेक्टिवली मतलब होता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक। इसी शुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खान। तो अगला शासक कौन बना? सरफराज इसी का बेटा था। 1739 टू 1740 तक ही रहा, क्योंकि जो सरफराज खान जब नवाब बना तो उसी के समय पटना का जो एक नायब सूबेदार था अलीवर्दी खान, तो पटना के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट करके लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़के सरफराज की हत्या कर दी। और सरफराज की हत्या करके अगला नवाब बना अलीवर्दी खान। 1742 1756। अब ये जो अलीवर्दी खान है, इसने हालांकि बहुत साजिश की थी, ये वैध तो नहीं था, इलीगल था ये कि नवाब की हत्या करके खुद नवाब कैसे डिक्लेयर करे। तो अलीवर्दी खान ने क्या किया कि अपने आप को वैध नवाब घोषित करने के लिए जो मुग़ल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुग़ल बादशाह था, तो मुग़ल बादशाह के पास इसने 2 करोड़ रुपया भेजा था कि हमें आप वैध मान लीजिए, क्योंकि ये तो इनका खानदान ही चल रहा था। इसने हत्या करके अलग से अपने खानदान चलाना चाहता था, तो अपने वंश को इस्टेब्लिश करने के लिए मुग़ल बादशाह को इसने 2 करोड़ की घूस दी, और अपने मुग़ल बादशाह को क्या था 2 करोड़ रुपया लेके इसको वैध घोषित कर दिया, और इसको बंगाल का नवाब डिक्लेयर किया। बंगाल में जितने भी नवाब हुए उन सारे नवाबों में सबसे योग्य अलीवर्दी खान माना जाता है। इसी ने सारे बंगाल की जो स्थिति थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, जो सेना थी, उसको सब कुछ दुरुस्त किया। लेकिन इसके समय सबसे बड़ी समस्या थी कि उस समय मराठे अपने सत्ता के चरम पर पहुंच रहे थे, और मराठों ने बंगाल में खूब जम के हमले किए। और मराठा जो सरदार थे रघु जी भोसले ने कई बार हमला किया और बंगाल को बिल्कुल पराजित कर दिया। तो ये जो अलीवर्दी खान थे मराठों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फाइनली इसने रघु जी भोसले से 1751 में संधि कर ली, और उस संधि के बदले में मराठों को इसने उड़ीसा सौंप दिया। मराठों को उड़ीसा सौंपा, और हर साल 12 लाख रुपए की चौथ देना स्वीकार किया। तो उड़ीसा देने के साथ साथ 12 लाख की चौथ भी मराठों को अलीवर्दी खान को देना पड़ा। इसके समय तक अंग्रेज भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। बंगाल में अंग्रेजों की कोठियाँ बढ़ रही थी। इसी ने अंग्रेजों के बारे में कहा था, अलीवर्दी खान का स्टेटमेंट था कि ये अंग्रेज नहीं मधुमक्खियाँ हैं, इनको ढंग से अगर पाला जाए तो ये हमें शहद देंगी, और अगर इनके साथ छेड़छाड़ की गई तो ये हमें काट काट के मार भी डालेंगे। तो अंग्रेजों के बारे में इसकी भविष्यवाणी बहुत सही थी। हालांकि ये कहता था कि अंग्रेज व्यापारिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, ठीक, लेकिन वही नुकसान पहुँचाया जाए, अगर उनको परेशान किया जाए तो मधुमक्खी की तरह सब काट डालेंगे। ये जो यानी मधुमक्खियों से अंग्रेजों की तुलना किसने की थी? अलीवर्दी खान। ये जो अलीवर्दी खान था, इसका कोई बेटा नहीं था, इसके 3 बेटियां ही थीं, और तीनों बेटियों की शादी इसने 3 जो बंगाल के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे उनके नवाबों से की थी। जो सबसे बड़ी बेटी जो थी उसकी शादी इसने ढाका के नवाब से की थी। उसका नाम था, बड़ी बेटी का नाम था इसके था घसीटी बेगम। दूसरी बेटी की शादी इसने पूर्णिया के नवाब के साथ की, ठीक है, और तीसरी बेटी की शादी इसने पटना के नवाब के साथ की। तो पटना के नवाब के साथ जो इसने अपनी बेटी की शादी की, तो तीनों बेटियों की शादी 3 नवाबों के साथ की। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि इसका न कोई बेटा था, और इसी के जीवन काल में तीनों जो इसकी बेटियां थीं वो विधवा हो गई थी। यानी इसके तीनों दामाद, ढाका के नवाब, पूर्णिया के नवाब, पटना के नवाब, तीनों नवाबों की मौत हो गई। लड़का कोई था नहीं। तो यहीं पर उत्तराधिकार का युद्ध एक्चुअली बेटों में नहीं बेटियों में इसके हुआ था। लड़कियों ने लड़ाई लड़ी। हालांकि जो पूर्णिया के नवाब थे, तो नवाब की जो यानी इसकी जो बेटी थी उसकी मौत हो गई। उसकी जगह शौकत जंग यानी इसकी बेटी का बेटा था शौकत जंग। तो शौकत जंग नवाब बनना चाहता था। शौकत जंग घसीटी बेगम में बहुत बनती थी। लेकिन जो पटना के नवाब की बेटी का इसका बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की गोद में ही पला बड़ा था। तो अलीवर्दी खान ने अपने नवाब के रूप में ढाका पूर्णिया के बजाय पटना के जो नवाब का जो बेटा था सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी अगला नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला।
अब ये जो सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था 1756 टू 1757, 1756 से 1758, मात्र एक साल, लेकिन एक साल का समय इसका हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से भरा हुआ था। क्योंकि जब इसको नवाब बनाया गया सिराजुद्दौला का, तो इससे शौकत जंग को टेंशन हो गई। शौकत जंग चाहता था खुद नवाब बनना, और शौकत जंग का सपोर्ट कर रही थी सिराजुद्दौला के खिलाफ घसीटी बेगम। तो खुद सिराजुद्दौला की मौसी और एक मौसी का बेटा, ये सब इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। और खुद सिराजुद्दौला का जो एक दीवान था राजवल्लभ, तो रायवल्लभ ये हालांकि वल्लभ, तो जो रायवल्लभ हालांकि दीवान था ये सिराजुद्दौला का, लेकिन ये सपोर्ट कर रहा था घसीटी बेगम को, और सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश चल रही थी। तो सिराजुद्दौला का नवाब बनना ही अपने आप में समझ लीजिए साजिश थी। तो एक साजिश का दौर शुरू हुआ। उसी साजिश के दौर में अभी ये सब चल ही रहा था, सिराजुद्दौला के खिलाफ माहौल बन ही रहा था। तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग से लड़ाई लड़ी, और 1756 में एक मनिहारी का युद्ध हुआ। और उस मनिहारी के बैटल में 1756 में उस मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हरा दिया, और शौकत जंग को हरा के इसकी हत्या कर दी। यानी अपना जो एक राह में इसके काटा था उसको मार दिया। अब इसके मारने के बाद घसीटी बेगम बची। घसीटी बेगम अभी भी मैदान नहीं छोड़ रही थी, वो सिराजुद्दौला के खिलाफ संघर्ष कर रही थी और साजिश में लगी हुई थी। अभी इन लोगों की फैमिली में आपसी किचकिच चली रही थी। तब तक उधर यूरोप में 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, द 7th ईयर्स वॉर। वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप का झगड़ा चलता था। तो जब वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, तो यहाँ पर इंडिया में भी जो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनियाँ थी, ये लोग आपस में संघर्ष करने की तैयारी करने लगे। और बंगाल में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के अपने इनके जो व्यापारिक केंद्र थे, उसकी इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी, यानी किले बनाने शुरू कर दी, किले पर तोपें लगानी शुरू कर दी। तो जब ये संघर्ष की तैयारी की, तो नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया कि भाई तुम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हो कि तोप चढ़ाने आए हो, और कहा कि भाई आप लोग लड़ाई वड़ाई यहाँ पर हमारे राज्य के क्षेत्र में आप लोग आगे जो थे नहीं करेंगे। तो जब नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को रोका, तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेजों ने जब मना कर दिया, भाई अंग्रेज अपनी तैयारी करते रहे। तो इस बात से नाराज हुआ नवाब सिराजुद्दौला। उसने अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि भाई आपको अपना फोर्टिफिकेशन जो किलेबंदी वगैरह है इसको बंद करना पड़ेगा, दुर्गीकरण का काम आप रोक दीजिए। लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। अंग्रेज भी क्या किए कि देखिए जब नवाब दबाव बना रहा है, तो नवाब के खिलाफ ये जो साजिश कर रही थी घसीटी बेगम रायवल्लभ, इनके फेवर में अंग्रेज हो गए और इनके साथ मिलकर नवाब को हटाने की कोशिश करने लगे। उसी में रायवल्लभ का जो बेटा था वो अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों ने शरण दे दी। वो नवाब का बड़ा घोर दुश्मन था। नवाब ने अंग्रेजों से बात की कि भाई हमारा जो दुश्मन है रायवल्लभ का जो बेटा है उसको हमें वापस कर दिया जाए। अंग्रेजों ने देने से मना कर दिया। इस बात से नवाब नाराज होता है, और 4 जून 1757, 4 जून 1757 को नवाब ने अंग्रेजों की जो एक बड़ी कोठी थी कासिम बाजार, तो कासिम बाजार पर हमला कर दिया। और कासिम बाजार पर हमला करके अंग्रेजों की कोठी पर नवाब ने कब्जा कर लिया। और फिर नवाब का अगला जो कदम था 15 जून 1757, नवाब ने हमला कर दिया कलकत्ता पर। और कलकत्ता पर हमला हुआ। तो जब कलकत्ता पर हमला हुआ, तो कलकत्ता ही अंग्रेजों का बंगाल में सबसे मुख्य गढ़ था। वहाँ पर फोर्ट विलियम इन अंग्रेजों ने बनाया था। तो उस फोर्ट विलियम को नवाब ने चारों तरफ से घेर लिया। और 5 दिन की घेराबंदी के बाद 20 जून 1757 कलकत्ता पर नवाब ने कब्जा कर लिया। और फोर्ट विलियम किले पर अंग्रेजों की बजाय अब नवाब का कब्जा हो चुका था। नवाब सिराजुद्दौला कब्जा कर चुका था। यही जब 20 जून 1757 को जब फोर्ट विलियम पर कब्जा हुआ नवाब की सेना का, तो वहीं पर एक घटना आती है, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन एक ब्रिटिश जो बाद में गवर्नर भी बना सब्स्टिट्यूट, उसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने अपने मेमोरियल में लिखा था कि 20 जून को जब नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, तो उस समय 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स, 146 अंग्रेज कैदी थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग शामिल थे। उन 146 अंग्रेज कैदियों को, 146 जो ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, उनको 18 बाई 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया गया। 20 तारीख को ही, 20 जून की रात को कैद किया गया था, बंद कर दिया गया।
और क्योंकि 18 बाई 14 का कमरा बहुत छोटा कमरा है, ये औसत से भी छोटा कमरा था 18 बाई 14 का। उस 18 बाई 14 कमरे में जब बंद किया गया 146 लोगों को ज़बरदस्ती ठूंस के, वो भी जून के महीने में, 20 जून का महीना, बिल्कुल भयंकर उमस। और फिर अगले सुबह जब गेट खोला गया उस कमरे का, तो उसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी 123 लोग की मौत हुई थी। इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल की घटना। तो इस ब्लैक होल की घटना का उल्लेख हॉलवेल ने किया था। तो उसने बताया कि 18 बाई 14 कमरे में 146 लोगों को बंद किया गया, जिसमें 123 बचे, बाकी सारे मर गए। तो जब ब्लैक होल की खबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अगला अड्डा था मद्रास पहुंची, तो मद्रास से क्लाइव और वॉटसन को भेजा गया ताकि नवाब को सबक सिखाया जाए। क्लाइव अपनी पूरी नौसेना और सेना लेके पहुंचता है बंगाल की तरफ, और बंगाल जाके हमला करता है और कलकत्ता पर आक्रमण किया। और 2 जनवरी 1757 तक कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का फिर से कब्जा हो चुका था। फिर जब कलकत्ता पर कब्जा हुआ, कलकत्ता कब्जे पर आगे बढ़कर क्लाइव ने नवाब को चैलेंज किया। फाइनली नवाब को झुकना पड़ा और 2 फरवरी को नवाब के साथ संधि होती है, एक अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, 2 फरवरी 1857। इस अलीनगर की संधि में एक संधि थी, एक शांति संधि थी कि भाई दोनों ने एक दूसरे के प्रभुसत्ता स्वीकार की। अंग्रेजों ने अपना फोर्टिफिकेशन जारी रखा, किले वगैरह बनाना जारी रखा, और इसमें एक तरीके से नवाब को ही झुकना पड़ा था इस अलीनगर की संधि में। लेकिन अलीनगर की संधि यानी एक शांति तुरंत के लिए था, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं था कुछ, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबरी की स्थिति पर थे, अभी भी कोई कमज़ोर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अलीनगर की संधि ने बस कुछ समय के लिए, या कह लीजिए कुछ महीनों के लिए, अंग्रेज़ों और नवाब के बीच स्ट्रगल को थोड़ा सा रोक दिया। रुक तो गया, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा लंबे समय तक रुकने वाले थे नहीं। वो अपनी तैयारी पूरी में थे और जल्दी जल्दी उनको बंगाल पर कब्जा करना था। तो क्लाइव ने क्या किया कि फिर पीछे से संघर्ष, जो ये इसके दुश्मन थे घसीटी बेगम, राय वल्लभ, और जो लोग नवाब से नाखुश थे, जो यार लतीफ़ था, दीवान राय दुर्लभ था, जगत सेठ था, कई लोग थे जो नवाब से नाखुश थे, उससे संपर्क साधने की कोशिश की। अब उधर जुगाड़ बना रहा था क्लाइव, क्योंकि सीधे सीधे वो हरा नहीं सकता था। उधर मार्च 1757 में क्लाइव ने क्या किया कि अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों का एक गढ़ था चंद्रनगर पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर दिया, हमला कर दिया। तो जब चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों का अड्डा था उस पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो इस बात के लिए नवाब ने मना किया कि भाई संधि हुई थी कि हमारे क्षेत्र में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपने फ्रांसीसियों के अड्डे पर कब्जा किया है। क्लाइव नहीं माना। अब क्लाइव यानी अंग्रेज़ों और नवाब के बीच जब आमने सामने होने की हालत आ चुकी थी। क्लाइव और तेज़ी दिखाता है और बाकी जो नवाब के दुश्मन हैं उनसे बहुत तेज़ी से समझौते करने शुरू करता है, और उसी में उसने एक मीडिएटर चुना। मीडिएटर का मतलब था कि एक मध्यस्थ था, दलाल टाइप से था, अमीर चंद उसका नाम था। तो उस अमीर चंद के माध्यम से इन सब के साथ उसने समझौता कर लिया क्लाइव ने, और कहा कि जब हम लोग नवाब को हटाएंगे तो फिर बारी बारी सबको हिस्सा दे देंगे। और इसी में शामिल कर दिया नवाब का जो अपना सेनापति था मीर जाफ़र को भी शामिल कर लिया गया। अब हालांकि क्लाइव होशियारी दिखा रहा था, लेकिन इंडिया में उससे बड़े बड़े होशियार पड़े थे। तो जो दलाल था अमीनचंद, वो फिर बाद में क्लाइव को उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि भाई तुम नवाब के खिलाफ साजिश तो रख ले, हमको अलग से 50 लाख रुपया और नवाब का आधा खजाना चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम सारी साजिश का भंडाफोड़ कर देंगे। तो क्लाइव ने क्या किया कि धोखे से उससे एक सिग्नेचर करवाया लाल कागज़ पर, और सफ़ेद कागज़ पर जो फर्जी वाला एग्रीमेंट था वो तैयार करवाया। फर्जी वाले एग्रीमेंट को वॉटसन की तरफ से उसने खुद साइन कर दिया। यानी फर्जीवाड़ा करके, कंपनी ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन क्लाइव पर्सनली खुद ऐसा चाहता था। तो अपने सहयोगी वॉटसन का फर्जी सिग्नेचर किया क्लाइव ने, और उसी फर्जीवाड़े के साथ ही अंग्रेज़ों की भारत में नींव पड़ी थी। उसी फर्जी सिग्नेचर के साथ जो मास्टर जो अमीनचंद था, जो दलाल था, उससे क्लाइव ने समझौता कर लिया, और धोखे से बाद में उसकी भी हत्या करा दी। कोई समझौता समझौता क्लाइव मानता नहीं था, और आमने सामने युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। और उसी तैयारी, उसी तनातनी में फाइनली लड़ाई होती है 23 जून 1757।
23 जून 1757, और यही 23 जून 1757 को युद्ध होता है सबसे पॉपुलर बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। अब ये जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757, एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी, ब्रिटिश सेना थी। उस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था खुद क्लाइव। इस ब्रिटिश सेना में 950 यूरोपी थे, 950 यूरोपियंस थे, ठीक, और 2100 भारतीय सिपाही थे, 950 यूरोपियंस प्लस 2100 इंडियन जो भारतीय सिपाही थे, जो भारत के जो पैदल सिपाही थे वो थे, 100 यूरोपी तोपसी थे, ठीक है, यानी लगभग 3000 के आसपास की सेना थी। और उधर नवाब सिराजुद्दौला के पास 10,000 की आर्मी थी, लेकिन ये 10,000 की आर्मी केवल दिखावे की थी। नवाब की तरफ से एक दो लोग थे जो नवाब के बिल्कुल राजभक्त थे, उसमें था मीर मदान था, मोहनलाल था। तो मीर मदान और मोहनलाल ये लोग किसकी तरफ थे? नवाब की तरफ थे। और इधर कौन कौन था? क्लाइव था, यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीचंद, जगत सेठ जो था ये बहुत बड़ा बैंकर था, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। ये ढेर सारे लोग चल रहे थे, ठीक। अब लड़ाई हुई, नवाब को अपने 10,000 की सेना के सामने, सेना का फ़क्र था कि हम 10,000 की सेना लेके चल रहे हैं तो बनी को हरा ही देंगे। इनके पास मुश्किल से 3,000 की फौज थी। और जब प्लासी के मैदान में ये लोग पहुँचे, जो प्लासी का मैदान था वो एक बंगाल में एक छोटी सी भागीरथी नदी बहती है, उसी भागीरथी नदी के किनारे पर एक आम का बगीचा था। उसी आम के बगीचे के ही बगल सामने ही अंग्रेज़ों की सेना खड़ी हुई प्लासी के मैदान में, और सामने नवाब की सेना पहुंची। जब नवाब की सेना ने मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में हमला किया, तो जब नवाब की जो मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में सैनिकों ने हमला किया, तो अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सेना थी वो पीछे हटना शुरू हुई, वो आम के बगीचे की तरफ हटना शुरू हो गए। जब अंग्रेज़ों की सेना आम के बगीचे की तरफ पीछे हटने लगी, तो नवाब का जो अपना सेनापति था मीर जाफ़र, वो नवाब के पास आया, नवाब से बोला कि नवाब साहब अंग्रेज भाग रहे हैं, अब हम लोग भी चला जाए, अब चलिए यहाँ से हटिए, अंग्रेज तो भाग रहे हैं, हम लोग जीत गए, चलिए चला जाए। नवाब ने बोला हम लोग जीत गए। बोले वो क्या, अंग्रेजों की सेना तो भाग रही है, हम लोग जीत रहे हैं, अब चलिए चला जाए। नवाब ने बोला कि ठीक है, आप लोग मैदान देखें, हम चलते हैं। नवाब मैदान छोड़ के हट गया। अब इसका जो अपना नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। उसने अपनी सेना के साथ ये लोग जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए गए थे, इनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। अब ये बेचारे आगे अंग्रेजों से क्या लड़ते, पीछे से इन्हीं की सेना ने पीछे से हमला कर दिया। जब पीछे से इन्हीं की सेना ने हमला किया, अब मदद के लिए नवाब की तरफ देखे तो नवाब पहले ही मैदान छोड़ के जा चुका था। अब ये सब भी क्या करते, इसमें तो बाकी लोग शहीद हुए, और बाकी फिर कुछ लोग शहीद हुए, और बाकी सब ज़्यादातर जो सिपाही थे वो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए। यानी नवाब को पता ही नहीं है कि नवाब का अपना सेनापति वो इस तरफ था। अब सोचिए नवाब कितना होशियार था, नवाब के दुश्मनों ने कितनी बढ़िया साजिश की थी, नवाब को पता ही नहीं। अब नवाब आधे रास्ते में पहुंचे तो पीछे से इनके सिपाही भागते हुए चले आ रहे हैं। नवाब ने पूछा भाई तुम लोग कहाँ भागते चले आ रहे हो? सिपाहियों ने कहा कि महाराज भागिए, हम लोग हार गए। नवाब ने कहा अभी तो हम लोग जीत गए थे। बोले नहीं भागिए, हम लोग हारे। अब सोचिए इतिहास की किताबों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि नवाब सिराजुद्दौला पूरी रात अपने आम सिपाहियों के साथ पैदल भागता रहा। पूरी रात अपने आम सिपाहियों के साथ पैदल भागता रहा और भागते जाके अपने महल में छुपा। अब सोचिए पूरी रात आम सिपाहियों के साथ पैदल भागता रहा, हालांकि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। बस सिपाहियों ने कहा कि भागिए और वो भागने लगा। अरे आराम से देखो, पीछे कोई नहीं आ रहा था। सोचिए उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, फिर भी नवाब पूरी रात भागता रहा। ये हालत थी। फिर बाद में नवाब को मात्र 2 सिपाहियों ने जाके बाल पकड़ के उसके महल से घसीटा, और उसको घसीट के नवाब की हत्या कर दी गई। और जब नवाब भागा था तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। मुर्शिदाबाद में जाके वो सोया हुआ था छुप के। तो मीर जाफ़र का जो बड़ा लड़का था मीरन ने उसकी 2 लोगों के साथ गया और बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए निकाला गया, और घसीटते हुए पब्लिकली नवाब की हत्या कर दी गई। तो इस प्लासी की लड़ाई के बाद जब नवाब की हत्या की गई, उसकी हत्या में अंग्रेज अकेले शामिल नहीं थे, उसकी हत्या में ये सारे लोग शामिल थे।
यानी अंग्रेजों ने भारत को जीता नहीं, भारत के लोगों को हराया नहीं, हमारे खुद के लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को गुलाम करवाया। भारत जो गुलाम हुआ उसमें अंग्रेजों की योग्यता नहीं, भारतीयों का, अब क्या कह सकते हैं, भारतीयों का दोमुहापन, बहुत अच्छी लैंग्वेज में कहा जाए तो, कि अपने ही देश को गुलाम बनाने के लिए ही, अपने नवाब को मारने के लिए यूरोपीय शक्तियों के साथ हमारे ही लोग साजिश कर रहे थे और देश को गुलाम कर रहे थे। तो अब इसमें नवाब भी कम शामिल नहीं था, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने सोचा कि भाई कंपनी को मदद की गई है तो कंपनी हमारा ध्यान रखेगी। तो कंपनी में भी ध्यान रखा कि जो नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अगला नवाब बनाया गया। यानी सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। 1757 से 1760। अब मीर जाफ़र ने क्लाइव को 2 लाख रुपया गिफ्ट दिया, सीधे सीधे। सोचिए 2 लाख रुपया कैश उस ज़माने में 1757 में उसको दिया गया। कंपनी की सेना के लिए 50 लाख रुपया दिया गया, 24 परगने की जागीर दी गई, मतलब मालोमाल कर दिया गया कंपनी को। अब इसने सोचा कि हम कंपनी को अब सब कुछ दे चुके हैं, अब हम खुद से शासन करेंगे, अब बंगाल के हम नवाब बन गए। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब बड़े बड़े नवाबों को कंपनी नहीं छोड़ा तो क्या इसे छोड़ देगी। अब कंपनी को दिख रहा था हवस, पैसे की हवस, कि इतना भारी मात्रा में पैसा मिल रहा था। क्लाइव का बिल्कुल दिमाग आउट होकर समझ नहीं आता चल क्या रहा है भाई। इस साजिश ने, जो प्लासी की लड़ाई के बाद हुई, अंग्रेजों के आँख खुल गए। क्लाइव सोचिए 1760 में मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद वो लंदन वापस चला गया। वापस इसलिए गया कि अपनी सरकार को समझा सके कि भारत एक बहुत बढ़िया देश है, यहाँ पर लोग हमारी मदद कर रहे हैं और अपने आप को गुलाम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप हमारी ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी मदद कर दें तो कंपनी भारत का भाग्य विधाता होने वाली है। अब सोचिए क्लाइव कितना बुद्धिमान था और हमारे लोग कितने बेवकूफ़ थे। इसीलिए प्लासी की जो लड़ाई है हमारी हिस्ट्री का, हमारे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है कि यही जो बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आया, इतना पैसा आया प्लासी की लड़ाई के बाद। हालांकि अभी भी कंपनी पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब बंगाल में सब कुछ कंपनी ही थी और इसी के पैसे को आधार बना के कंपनी ने बड़े बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे पहले बंगाली आया, इसके बाद जैसे आपको पिछले वीडियो में मैसूर के बारे में बताया था, अवध के बारे में बताया, मराठे हो चाहे सिख हों, सबसे लड़ाई अंग्रेज़ों ने लड़ी। लेकिन सबके लिए पैसा कहाँ से आया? बंगाल से आया, क्योंकि सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। इसके बाद फिर मैसूर युद्ध शुरू किया, इसके बाद फिर मराठों से लड़ाई लड़ी, फिर पंजाब से लड़ाई लड़ी और अवध से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और बाकी शक्तियों को कंट्रोल किया। तो पंजाब समझ लीजिए बंगाल ही वो खजाना मिला अंग्रेज़ों का, इसी खजाने को आधार बना के अंग्रेज़ों ने भारत जीत लिया। तो इसीलिए प्लासी की लड़ाई का इतना भारी इंपॉर्टेंस है। खैर, जब मीर जाफ़र नवाब बना तो अंग्रेज़ों की लोग जो धन लेलुपता थी वो बढ़ती चली गई, अंग्रेज अपनी मांग बढ़ाते चले गए। तो इसकी वजह से जो मीर जाफ़र था वो सक्षम नहीं हो पा रहा था कि अंग्रेज़ों की सारी मांगों को वो पूरा कर सके। अब वही जो साजिश इसने की, अब इसके साथ भी वही साजिश हुई और मीर जाफ़र जो था इसको हटा के जो वेंसिटार्ड उस समय गवर्नर था, जो क्लाइव की जगह बना, उसने बनाया मीर कासिम को। यानी अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर जाफ़र को हटा दिया गया केवल इसलिए कि मीर जाफ़र जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो वेंसिटार्ड ने इसको हटा के मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम को भी इसलिए बनाया कि अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया कि मीर कासिम अंग्रेज़ों की सारी मांग पूरी करते रहे। तो मीर कासिम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया, 1760 से 1763, क्योंकि मीर जाफ़र अभी भी था, वो अभी भी बनना चाहता था, लालच में था। हालांकि मीर कासिम जो था ये थोड़ा सा योग्य था, इसने बंगाल को फिर से संभालने की कोशिश की, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। तो इसने अपनी राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी ताकि अंग्रेज़ों की गंदी राजनीति से बंगाल को बचाया जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीर जाफ़र फिर से ट्राई करता है, अंग्रेज़ों को घूस देता है और घूस दे के फिर से नवाब बनता है। मीर जाफ़र फिर आया, साजिशों का दौर चल रहा था 1763 से 1765 तक, मतलब अब यही सब उलट पलट के बन रहे थे। इसी मीर जाफ़र के समय बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर।
अब ये जो बक्सर की लड़ाई हुई, इस बक्सर की लड़ाई में जो मीर कासिम था, जो उसको पहले हटाया गया था, मीर कासिम जो भी था वो अंग्रेज़ों को हटाना चाहता था। मीर कासिम मिला। मीर कासिम ने जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड, तो एक तरफ मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड प्लस बंगाल का नवाब, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और प्लस मीर कासिम। इनकी लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो इसे क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई, आपको बताया कि प्लासी की लड़ाई एक साजिश थी, षड्यंत्र था। षड्यंत्र का मतलब है कि पैसे के बल पर ईस्ट इंडिया क्लाइव ने सबको अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर, ये एक शक्ति परीक्षण था। इसमें तीनों भारत की शक्तियाँ, यानी शाह आलम सेकंड, मुग़ल बादशाह, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, ये तीनों शक्तियों ने मिलकर बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी। लेकिन हेक्टर मुनरो ने इस 22 अक्टूबर 1767 बक्सर की लड़ाई में इन भारतीय शक्तियों को पराजित कर दिया। यानी अब जो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल बंगाल पर अपना झंडा गाड़ा था, अब झंडे के बजाय पूरा बंगाल कब्जा पूरा। यानी जो प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद पूरा बंगाल इनके हाथ में आ गया। अब मीर जाफ़र को भी हटाया गया और एक बिल्कुल ही नालायक नवाब बना नजमुद्दौला। अब ये जो नजमुद्दौला था, किसी काम का नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, बस एक साल के लिए बना ये 1765 टू 1766 तक, 1765 से 66 तक रहा ये जो नजमुद्दौला था। इसी के समय जो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। और इसी के साथ बंगाल का विलय, बंगाल पर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और बंगाल का जो शासन प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता काउंसिल संभालना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद क्लाइव दोबारा जब 1765 में वापस आया था, तो इसने जो नजमुद्दौला से एक समझौता किया और पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली सीधा, कि अब कोई मतलब नवाब नहीं होगा, अब सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करेगा? खुद ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और वही जो क्लाइव ने नजमुद्दौला समझौता करके ले लिया, जो ये मीर जाफ़र का बेटा था नजमुद्दौला। अब इसके बाद से, यानी अब बंगाल को सीधा कंट्रोल किसका हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वही 1765 में क्लाइव ने जब कब्जे में लिया सब कुछ, तो एक शुरू किया द्वैत शासन डायर की। अब ये द्वैत शासन क्या था? इस डायर की द्वैत शासन में जो क्लाइव ने व्यवस्था शुरू की बंगाल के लिए, अब एक नई चीज़ आ रही थी। इस द्वैत शासन में इसने बंगाल के नवाब के साथ समझौता किया और यहीं से बंगाल की खुली लूट शुरू हो जाती है। तो बंगाल की खुली लूट जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? 1765 के जो डायर की हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। इस द्वैत शासन में क्या था कि कहा गया कि जैसे जो बंगाल है, तो जैसे राजा होता है, राजा के दो काम होते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो इसने कहा कि जो दीवानी का काम है, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, जो व्यवस्था संभालने का काम है, वो अंग्रेज करेंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको फौजदारी या निज़ामी कहते हैं, वो कौन करेगा? नवाब करेगा। यानी कि एक ही बंगाल में, यानी कानून व्यवस्था, यानी जिम्मेदारी सारी किसकी होगी? नवाब को, और कंपनी केवल क्या करेगी? पैसा वसूलेगी, दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन। इसी को कहा जाता है द्वैत शासन। यानी कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मनमाने तरीके से टैक्स वसूलो, पैसा वसूलो, कुछ भी वसूलो। अब कोई झगड़ा झंझट हो तो कौन संभालेगा? नवाब के पास जाएगा। और यही द्वैत शासन में जो इन्होंने खुली लूट शुरू की, इतने भयानक तरीके से लूटा गया, इतने भयानक तरीके से, जो 1765 से द्वैत शासन हुआ कि मतलब खुली लूट, पैसा ये जितना मन मर्जी लूट लेते थे और कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और इतने भयानक ढंग से इन्होंने लूटा, इतनी गंदगी मचाई, इतनी गंध मचाई कि बेहिसाब पैसा जा रहा था, बेमतलब के घूस लूटपाट किए जा रहे थे बंगाल के साथ।
इतना ज़्यादा हो चुका था कि इसके बाद जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे बेईमान आदमी था अंग्रेजों में। वही इकलौता गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर लंदन में महाभियोग चला। अब सोचिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसा बेईमान आदमी जिसके खिलाफ लंदन में महाभियोग चला, वो भी इस द्वैत शासन को बड़ी खराब व्यवस्था मान रहा था, और इतनी करप्ट व्यवस्था थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अब सोचिए, जो सबसे करप्ट आदमी है उसको भी लग रहा था कि ये बहुत करप्ट चीज है। ये क्या, यानी वाकई ये कोई बड़ी खराब चीज थी, जो खुद उनके सबसे बेईमान आदमी को लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बेईमानी होगी। इतने बेईमानी भी ठीक नहीं, इतना लूटपाट, खुला लूट इतना भी ठीक नहीं। सोच सकते हैं क्या था ये दृश्य कि लूटने वाले को खुद लग गया कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, इतना भी किसी को नहीं लूटना चाहिए। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, जो क्लाइव ने 1765 में द्वैत शासन शुरू किया था डायर की, उसको 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। सोचिए कितनी भयानक लूट थी, खुद ही नहीं खराब लगे कुछ ज़्यादा। तो ये जो बंगाल की खुली लूट शुरू हुई वो यहीं से शुरू होती है। तो यही बंगाल जो सबसे धनी प्रांत था, जिसको अपने ही लोगों ने लूटने में अंग्रेजों को मदद की और सब कुछ तबाह कर दिया, और भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता। ठीक, चलिए, तो ये भारत की हुई क्षेत्रीय शक्तियाँ बंगाल। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे, कैसे यूरोपीय कंपनियाँ भारत आती हैं, और फिर कैसे भारतीय शक्तियों को बराबर से उन्होंने हराया और भारत पर अपना कब्जा किया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।